चलो, तो सेमीकंडक्टर, आप पिछले 5 साल का डेटा देख लें, हर साल सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स से 5 6 5 6, दोनों को मिला दोगे तो एवरेज आता है 8 से 9। तो 9 प्रश्न मिल रहे हैं 2 छोटे चैप्टर से। होशियारी है। और ये मेरा कहना नहीं है, डेटा देख लीजिए आप। 2023 22 21 20, एक बार तो मॉडर्न के 7 सवाल आ गए 20 में, 3 सेमी के, तो कुल कितने हो गए 10। हमें पता है ये 10 सवाल तैयार करने में, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, कैपेसिटर, मैग्नेट, ईएमआई पढ़ाता हूँ लगभग 3 महीने, तब जाके 10 आते हैं। इलेक्ट्रो के 2 से 3, मैग्नेट के 2 से 3, ईएमआई के 2, तो वहां 10 सवाल तैयार करने में 2.25 महीने लग जाते हैं। चैप्टर टू चैप्टर स्वभाव अलग है, उसमें करें क्या। और यही 10 सवाल आप देखें, आप एक हफ्ते में तैयार कर सकते हो। तो ये थोड़ी इंटेलिजेंसी है, स्मार्ट प्ले करो कि यार इसका तो एक एक सवाल हमें आना चाहिए। एनसीईआरटी की अच्छे से करो, ईएलपी अच्छे से कर लो, समय है तो जेई मेन के क्वेश्चन भी कर लो, कुछ चैप्टर के, सबके नहीं है अगर समय, तो जो सबसे ज्यादा वेटेज के हैं उन पे तो अच्छा कमांड आना चाहिए। तो आसान चैप्टर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एटम। थोड़ा थोड़ा पेन भी चलाते जाएं, बाकी सब ईएलपी में भी लिखा हुआ है मोस्टली, पर पेन चलता रहेगा थोड़ा बहुत, तो क्या थोड़ा अलर्टनेस रहेगी, नहीं तो क्या नींद आ जाएगी। ईएलपी में सारा लिखा हुआ है, पर थोड़ा थोड़ा मेरे साथ भी लिखते जाइए, जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपको उसमें फिर नींद नहीं आएगी। एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एटम, हेडिंग डाल लीजिए, बढ़िया नोट्स बना लीजिए साफ सुथरे, और बढ़िया काम कर लीजिए। अब नाम से पता चल रहा है आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड मतलब एक अकेला एटम की बात हो रही है, एक सिंगल एटम। सिंगल एटम के एनर्जी लेवल हम 11वीं क्लास में एटम स्ट्रक्चर से पढ़ रहे हैं, याद करिए। हाइड्रोजन के याद है तो मैं हाइड्रोजन के लिख देता हूं, आपको याद भी होगा। -13.6, -3.4, -1.5, -0.85, याद करिए एनर्जी लेवल। ये किसके हैं? एक आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम। एटम शब्द बोलिए, एक अकेले एटम के। मजे की बात है 13.6 तो 13.6 ही है, ना इससे कम ना इससे, मतलब डेफिनेट। कभी भी 20 साल पहले जब हम पढ़ते थे तब भी 13.6, अगले 20 साल बाद भी 13.6 ही रहेगा, मतलब डेफिनेट है। और साथ ही साथ कैसा है? डिस्क्रीट, पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बीच में कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो एनर्जी लेवल कैसे हैं? डेफिनेट एंड डिस्क्रीट, लिखते जाइए साथ साथ। तो एक आइसोलेटेड एटम में एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं? डेफिनेट होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का नंबर बताइए। 14। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ये आउटर मोस्ट वाला क्या कहलाता है? वैलेंस। वैलेंस एनर्जी लेवल। कितने इलेक्ट्रॉन इसके बताइए वैलेंस में? 4। लिखते जाइए साथ साथ, थोड़ा फटाफट लिखिए। ये कौन है साहब? एक आइसोलेटेड एटम की बात हो रही है, सिंगल आइसोलेटेड एटम, जिसके अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो डेफिनेट होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। डेफिनेट होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। चाहे तो आप इसका एनर्जी लेवल बना सकते हैं, 1s, ये 1s आएगा, ये 2s, मैंने 2 को भी अलग तोड़ दिया, 2s, फिर 2p, 3s। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं, 2s के अंदर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 2p में 6 है, 1 2 3 4 5 6, 3s में 2 है तो 2 दिखा दिए। ये हैं आपके एनर्जी लेवल्स।
सही है, इससे कोई प्रश्न नहीं बनता है। बस अभी हम बेसिक थोड़ा सा गियर कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं कि एक सिंगल आइसोलेटेड एटम के लिए एनर्जी लेवल कैसे होते हैं, डेफिनेट और डिस्क्रीट। अब बात आएगी ध्यान से सुनने की, ये तो एक अकेला एटम है, पर जब सॉलिड बन रहा होता है, सॉलिड जैसे कोई सॉलिड है, कॉपर है या कोई भी सॉलिड है, सिलिकॉन, तो सिलिकॉन का एक एटम होता है या सिलिकॉन सॉलिड फॉर्म में है? तो भाई जब सॉलिड बन रहा होता है तो ऐसे लाखों करोड़ों अरबों एटम्स पास पास में आते हैं। तो जब वो पास पास में आते हैं तो देखिए क्या होता है, अभी इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन केवल और केवल अपने खुद के न्यूक्लियस के साथ है, परंतु जब लाखों करोड़ों एटम पास में आ रहे होंगे, ये दूसरा एटम पास में आया, ये तीसरा एटम पास में आया, आप मत करिए मैं ऐसी तैसी कर रहा हूं डायग्राम की, ऐसे बहुत सारे एटम पास में आते हैं। तो अब इस इलेक्ट्रॉन का संबंध इसके न्यूक्लियस से भी फोर्स होगा, इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी इंटरेक्शन, इसके साथ भी इंटरेक्शन। अब ये एनर्जी लेवल डेफिनेट नहीं रहेंगे, एक स्प्लिट हो जाएंगे, और उस स्प्लिट होने को बोलते हैं, वो क्या बन जाते हैं, एनर्जी बैंड। मैं वापिस एक बार बोलता हूं सुनना, जब तक आइसोलेटेड एटम थे तब तक वो थे एनर्जी लेवल्स, डिस्क्रीट एंड डेफिनेट। क्या ये बात ओके है? अब दूसरा पॉइंट सुनिए, जब सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है तो ऐसे बहुत सारे एटम कम क्लोजर आते हैं ताकि सॉलिड बन सके, तो तब अब इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन खुद के न्यूक्लियस के साथ साथ भी दूसरे के न्यूक्लियस, दूसरे के इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। अब ये एनर्जी लेवल डेफिनेट ना होकर एक बैंड में क्या हो जाता है, स्प्लिट, बैंड बन जाते हैं। ये देखिए बैंड में एक लोअर लेवल होता है और एक अपर लेयर होता है। जैसे आप कहते हो सर ना पापा पैसा देते हैं ना 1 तारीख को, सारे खर्चे होने के बाद महीने के अंत में 30 से 50 रुपए के बीच में बचते हैं सर, 30 रुपए 50 रुपए के बीच में, ये क्या है, बैंड है या एक डेफिनेट वैल्यू है? बैंड है। एक मैं बोलता हूं सर हर बार मेरे पास 28 रुपए ही बचते हैं, वो है डेफिनेट। एक बैंड है मतलब सर 30 से 100 के बीच में बचते हैं सर बस, तो लोअर लेवल 30, अपर। अब आप देखिए जो n बराबर 1 पे जो पहले इलेक्ट्रॉन था वो एग्जैक्ट -13.6 पे था, पर अब वो -13.6 से -13.4 के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो वो लेवल नहीं रहे, क्या बन गए? और इस बैंड के बनने का कारण बताइए, क्योंकि पहले उस इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन केवल अपने से था, अब आजू बाजू के साथ भी है। अगला पॉइंट सुनेंगे तो और मजेदार है, अंदर वाले जो लेवल्स होते हैं उनकी स्प्रेडिंग कम होती है, बाहर वालों की स्प्रेडिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो अंदर इनर ऑर्बिट्स में हैं उनका तो अभी भी ज्यादातर संबंध खुद के न्यूक्लियस के साथ है, तो उन पे ज्यादा प्रभाव, बताइए ज्यादा इंटरेक्शन किसका होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स वाले, वैलेंस वाले जो होते हैं उनका स्प्रेडिंग ज्यादा होता है। क्या बात समझ में आ रही है? कोई प्रश्न इससे नहीं बनता है, सिर्फ समझाने के लिए है। ये देखिए पिक्टोरियल व्यू, आपको आनंद आ जाएगा। ये देखिए ये है इंडिविजुअल एटम, और मस्ती से समझिए एकदम खुश मन से, शनिवार तक ऐसा करना है चकाचक। ये इंडिविजुअल एटम, ये देखिए इसके क्या है, एनर्जी लेवल्स, कैसे, डिस्क्रीट एंड डेफिनेट। यही हम पढ़ते हैं एटम स्ट्रक्चर में, पूरा केमिस्ट्री यही है। पर जब सॉलिड बन रहा होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सोचिए कितने आ रहे हैं, 10⁻23 एटम्स, 10⁻23 एटम्स पर मीटर क्यूब। तो ये देखिए इतने सारे एटम आ रहे हैं, ये समझे गोल 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 क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब जब इतने पास पास आएंगे तो इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूक्लियस के साथ क्या होगा, इंटरेक्शन। अब एनर्जी लेवल नहीं रहेंगे, एनर्जी बैंड बन जाएगा। और देखिए आप, ऑपरेटर भैया ने कितना जबरदस्त चित्र बनाया है, अंदर वाले को कम फैलाया है, देखो आप 1s की स्प्रेडिंग कम करी है, जबकि 2s 2p 3s की स्प्रेडिंग। कारण बताइए, बोलने की कोशिश करिए कि सर जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, अरे बच्चे जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसका इंटरेक्शन अभी भी खुद के न्यूक्लियस के साथ ही डोमिनेटिंग है,
तो उसका स्प्रेडिंग इतना ज्यादा, और बाहर वालों का ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो उसकी स्प्रेडिंग भी ज्यादा होगी। क्या ये चित्र से समझ में आ रहा है कुछ कुछ? जो वैलेंस होता है, ये वैलेंस एनर्जी जो लेवल होता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं वैलेंस बैंड और एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कौन कौन सा? वैलेंस और कंडक्शन। जो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वो तो किस में चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। और जो लूजली बाउंड होते हैं वो किस में रहते हैं? वैलेंस बैंड में। कौन टूटता है? वैलेंस एनर्जी लेवल कितने भागों में? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। अब आप देखिए नीचे आपको डेफिनेशन मिली हुई है, कुछ भी नहीं लिखना है आपको। देखो ईएलपी में खोलो, एनर्जी बैंड्स दिख रहे होंगे। ऊपर के दो चित्र समझ में आ गए? सबसे ऊपर वाला बताओ वो किसका बना हुआ है, बताओ। आइसोलेटेड एटम का सबसे ऊपर वाला देखो, ये वाला, सबसे ये वाला, ये किसका है? आइसोलेटेड एटम्स का। ये क्या बने हुए हैं? वेल, एनर्जी लेवल्स। नीचे आइए, अब ये मैंने ये चित्र क्या बनाया है? बहुत सारे एटम्स क्या आ रहे हैं? पास पास आ रहे हैं। अब देखिए लेवल नहीं है, क्या बन गए? बैंड। तीसरी बार फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिए, नींद खुलेगी। आइए सुनिए, जब हम एक आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं तो वहां एनर्जी लेवल्स होते हैं, और एनर्जी लेवल्स बच्चे डेफिनिट और डिस्क्रीट होते हैं। जब बच्चे सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है तो बहुत सारे एटम्स पास पास आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का दूसरे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन के कारण अब वो जो एनर्जी है वो डेफिनेट ना होकर एक बैंड में स्प्लिट हो जाती है। अब वो लेवल नहीं रहता, वो क्या बन जाता है? बैंड्स। अब देखिए हेडिंग कितना अच्छा है, ऊपर देखो आप, एनर्जी बैंड थ्योरी। क्या बात क्लियर हुई? अब बताइए आप, कितने तरह के बैंड? लास्ट वाला वैलेंस और कंडक्शन, दोनों के बीच में ये जो अंतर है, इस अंतर को बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। सब लिखा हुआ है, आपको नोट नहीं करना है, बस आप पढ़िए और मुझसे 3-3 बार समझिए। सब लिखा हुआ है वहां, डेफिनेशन देखो। वही वाले शब्द यहां टाइप करवाए पीपीटी में भी सेम। अब आप बताइए, वैलेंस एनर्जी बैंड ऐसा ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल वाले। क्या वो लूजली बाउंड है क्या? सर ये समझ में नहीं आया सर, लूजली क्यों है सर? अब बाउंड क्यों है सर? लूजली क्यों है सर? सबका उत्तर दो ना, मन खुश होगा। हाँ चलो सर केमिस्ट्री से चलते हैं। हाँ सर, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो टाइटली बाउंड होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस पे उसका प्रभाव ज्यादा होता है। बाहर जैसे जैसे आते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंड होते हैं। तभी तो केमिस्ट्री सर कहते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालना कौन सा आसान है, बाहर वाला या अंदर वाला? बाहर वाला, याद करो। तो वो लूजली बाउंड है। सर बाउंड ही क्यों है, फ्री क्यों नहीं है? अगर वो फ्री होंगे ना तो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, वैलेंस में तो बाउंड ही रहेंगे। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, याद करिए। कंडक्शन में देखिए मजा आएगा, द ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल्स corresponding to energy of those electron which will jump from valence to conduction। यहां कौन से इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे बताइए? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस से जंप करके कहां पहुंच गए? कंडक्शन। तो जंप करने के लिए ऊर्जा कहां से आई, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। ये ऊर्जा कहां से आई कि वो जंप करके कहां पहुंच गए? कंडक्शन में। तो क्या होता है, रूम तापमान पर इनके पास इतनी ऊर्जा हो जाती है, रूम तापमान पर ऊर्जा होती है 3/2 kT, याद करिए। तो रूम टेम्परेचर के पास उसके इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वो कूद के कहां पहुंच जाते हैं? कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और सर्किट में करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एकदम दिमाग में सेट रखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा? कंडक्शन बैंड में। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में। वैलेंस से कंडक्शन में कूदने के लिए जो एनर्जी है वो फॉरबिडन एनर्जी गैप है। इस गैप को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये फॉरबिडन क्या है? अदरक, मूली, टमाटर, धनिया क्यों नहीं रखा इसका नाम? आइए एक बार गूगल करिए, मोबाइल निकालिए, गूगल में टाइप करिए फॉरबिडन का मतलब, कोशिश करिए, टाइप करिए फॉरबिडन डिक्शनरी मीनिंग। समय लीजिए, गूगल ऐप निकालकर उसमें टाइप करना है फॉरबिडन का डिक्शनरी मीनिंग।
भाई कुछ तो होगा तभी तो फॉरबिडन रखा गया होगा यार, समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। फॉरबिडन का हिंदी मीनिंग, आंसर है, बताओ क्या आ रहा है? निषिद्ध। बहुत बढ़िया, तेज बोलिए। नेट नहीं चल रहा है, हाँ कोई बात नहीं। और कोई? वर्जित, बहुत बढ़िया। मना, बहुत बढ़िया। अब सुनो, बहुत बढ़िया शब्द आया है, निषिद्ध। निषिद्ध का मतलब है अलाउड नहीं है। लिखा रहता है धूम्रपान करना वर्जित है। वर्जित है मतलब उस एरिया में धूम्रपान करना मना है, निषिद्ध है। अब आप देखो कितना सोच समझ के शब्द, आपको मजा आ जाएगा, इसलिए गूगल मीनिंग आपसे निकलवाया। इलेक्ट्रॉन का इस रीजन में पाया जाना निषिद्ध है। हाँ यार सर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन या तो बाउंड होगा या फ्री होगा। अगर बाउंड होगा तो वैलेंस बैंड के घर में रहेगा, फ्री होगा तो इस गैप में इलेक्ट्रॉन तो कभी पाया ही। अरे शब्दों के कोई अर्थ भी तो होते होंगे, अदरक ही रख देते। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्यों रखा? अब आपको समझ में? अच्छा, फॉरबिडन मतलब इस अंतराल में, इस गैप में इलेक्ट्रॉन तो कभी होगा ही। आपको सोचो ना, इलेक्ट्रॉन के दो स्टेट होंगे ना, या तो बाउंड होगा या फ्री होगा। फ्री होगा तो कहां होगा? कंडक्शन में। बाउंड होगा तो कहां होगा? वैलेंस। खत्म। बता क्या तीनों परिभाषा समझ में आ रही है? फॉरबिडन देख कितना बढ़िया है। द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन एनर्जी बैंड एंड वैलेंस बैंड इज नोन एज फॉरबिडन। सर ये क्या है? सीबी मिन माइनस वीबी मैक्स। आप सोचो, चूंकि ये गैप है तो ये वाला तो होगा वीबी मिन, और ये क्या होगा? वीवी मैक्स, क्योंकि गैप है ना। मेरे पास महीने के अंत में 30 से 75 रुपए बचते हैं, तो गैप है ना वो। 30 मिनिमम है और 75। अरे भोंदू थोड़ी ना हो। एक क्या बोल, एक तो ऐसे बोलो 35 रुपए बचे तो 35 डेफिनेट है, और मैं बोलू 30 से 75 बचे तो बैंड है ना, जिसका 30 क्या है और 75 क्या है। तो ये देखो, ये वैलेंस बैंड का मिनिमा, ये वैलेंस बैंड का मैक्सिमा है। इसी तरह ये कंडक्शन बैंड का। अब बताओ ये गैप कितना है? कंडक्शन का तो मिनिमा और वैलेंस का, ये देख, कंडक्शन का मिन माइनस वैलेंस का। एक भी सवाल नहीं बनता इसमें से। अभी तो माहौल तैयार हो रहा है ना भाई, सीधा थोड़ी ना टॉपिक चालू होगा। एक सवाल नहीं बनता, और अपन को आना चाहिए। यहां तक का फिर रिवाइज कर, वापस सुन। चलो वापस सुनते हैं, फिर कोशिश करना कि सर मैं भी बोलूंगा सर। 5-5 बार आप बोल रहे हो सर, मैं एक बार भी नहीं बोल पाता, मेरी भी आप काबिले तारीफ देखा करो आप, है? आप बोलने का मौका दोगे तो मेरे शब्द टूटे फूटे निकलेंगे। फिर मैं बोल सेंटेंस ही नहीं बोल पाऊंगा सर मैं, आप देख लेना। चलो वापस सुनो। जब आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, जब आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, सिंगल एटम की, तो बताइए क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स होते हैं, डेफिनेट होते हैं और डिस्क्रीट होते हैं। क्या बात ठीक है? डेफिनेट का मतलब क्या आशीष सर? अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो -13.6 तो -13.6 ही होगा। चाहे बंसल सर लिखाएं, एसिड सर लिखाएं, टीएनएम सर लिखाएं, तो -13.6 तो -13.6 ही होगा। डेफिनेट है। ये कहलाता है एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड एटम्स। जब सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है, संभालिएगा शब्दों को, जब सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है तो ऐसे लाखों करोड़ों एटम पास में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन के कारण अब वो जो एनर्जी लेवल होता है वो डेफिनेट ना होकर स्प्लिट हो जाता है। उस स्प्लिटिंग को ही क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड। ये देखिए, और मजे की बात सर, ये कम ज्यादा क्या उन्होंने ऑपरेटर भैया ने तुक्के मारे? नहीं, उनको बैठ के मैं समझा के आया था कि जब बनाओ डायग्राम पीपीटी में तो अंदर वाले कम फैलाना और बाहर वाले ज्यादा फैलाना, और लॉजिक क्या दिया था वो आप भी सुनिएगा। अंदर वाले कम फैलते हैं क्योंकि उनका अभी भी ज्यादातर संबंध खुद के न्यूक्लियस के साथ ही स्ट्रांगली बाउंड है, जबकि जो बाहर वाले होते हैं वो खुद के तो लूजली हैं और दूसरे वालों से ज्यादा इंटरेक्शन करते हैं, तो उनका वेरिएशन ज्यादा आता है, तो उनकी स्प्लिटिंग भी ज्यादा होती है। जो आउटर मोस्ट होता है वो कितने भागों में टूट जाता है? 2 भागों में, वैलेंस बैंड और जो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा
वो कंडक्शन में जो लूजली बाउंड होगा, और वैलेंस से कंडक्शन में जाने के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, उतना उसको जंप लगाना ही। और उस जंप की ऊर्जा कहां से आती है? रूम टेम्परेचर से। बोलिए, क्या बात क्लियर है? मेरे हिसाब से सारा बात क्लियर है। मेरा पेज नंबर 1 पूरा हो चुका है, देख लो आप। पेज नंबर 1 पलट लीजिए। पेज नंबर 1 मैंने पूरा पढ़ा दिया। एक बार और रिवाइज करा दूं क्या? वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरवर्ड एनर्जी गैप, क्लियर हुआ? चलिए अब आइए 3 डायग्राम बनाते हैं। पेन कॉपी खोलिए, साथ साथ मेरे साथ बनाते जाइए। जितना आप बनाएंगे ना उतना याद होता जाएगा। अब बात करते हैं मेटल की, इंसुलेटर की और सेमीकंडक्टर की। बनाते जाइए। अब हम कहते थे बचपन से आपसे कोई 8वीं 9वीं में, खैर आप तो नहीं बता पाते, मैं अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूं, हम उससे पूछते कि यार वुडन में, लकड़ी में, प्लास्टिक में, रबड़ में बेटा करंट क्यों नहीं फ्लो होती? तो हम तुरंत बोलते हैं इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब होता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वायर्स में करंट क्यों फ्लो हो रही है? ये सब कॉपर के वायर्स हैं। कॉपर मेटल है और मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रबड़ में, प्लास्टिक में, वुड में, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो सबसे पहला जवाब होता है, छोटा बच्चा बोलता है 6ठी 7वीं का, इंसुलेटर। थोड़े बड़े हो जाते हैं 9वीं 10वीं में तो और अच्छा बोलता है कि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आप थोड़ा और जवाब दीजिए, क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं? हाँ इलेक्ट्रॉन तो है, पर वो सारे कैसे हैं? बाउंड। और उनको वैलेंस में कंडक्शन से पहुंचने के लिए एनर्जी का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। तो रूम टेम्परेचर पर वो वैलेंस बैंड तोड़कर कंडक्शन में जा ही नहीं पाते, इसलिए उनका कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहता है। और जब कंडक्शन बैंड एम्प्टी है तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बताइए ये गैप ज्यादा होना चाहिए या कम? ज्यादा। इंसुलेटर में गैप बहुत ज्यादा होता है। कोशिश करिए ना अलग अलग तरीके से बोलने की, आपको मजा आएगा ना कि हाँ सर रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, इसमें तो करंट तो फ्लो नहीं होता सर, हम जानते हैं। 6 क्लास का साइंस का बच्चा उत्तर देगा इंसुलेटर है, बिल्कुल सही है उसके लेवल पर। 9वीं 10वीं वाला उत्तर देगा सर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। और अच्छा बच्चा क्या उत्तर देगा? सर इलेक्ट्रॉन्स तो है पर वो वैलेंस से कंडक्शन बैंड में अपने आप जाने में सक्षम, क्योंकि जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा है, तभी इनको क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इनफैक्ट अगर डायमंड की बात करें जो कि इंसुलेटर है, कार्बन से बनता है, इसका एनर्जी गैप तो भैया 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे इतनी सारी ऊर्जा देना संभव नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर इंसुलेटर्स। दैट्स व्हाई दे आर इंसुलेटर्स। और अगर हम बात करें मेटल्स की, तो भाइयों मेटल्स में तो क्या होता है, ये बैंड ओवरलैप ही करे होते हैं। सोचिए ओवरलैप का मतलब क्या हुआ, सोचो। मतलब रूम टेम्परेचर पर ही उसके पास इतनी ऊर्जा है कि वो भाई कहां पहुंच गया, खुद ही कंडक्शन बैंड में, कूदने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए तो कहते हैं मेटल्स में एबंडेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एबंडेंस का मतलब समझते हैं? बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि इनका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो है ही नहीं, ओवरलैप कर गए दोनों। ये मेटल होता है। बनाते जाइए, सबसे ज्यादा काम का है ये। सब ईएलपी में सब कुछ है, पर क्या पेन चलता रहेगा ना तो क्या अलर्टनेस बनी रहती है, मन लगा रहता है, नहीं तो नींद आ जाएगी। और मैंने आपको कह दिया ये 2 दिन बायो के हैं इसके। बायो एक पर्यायवाची शब्द है, जहां जहां थ्योरी आ जाती है फिजिक्स में तो हम ऐसा बोल देते हैं कि ये तो पूरा बायो है। सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में ये जो गैप होता है ये मॉडरेट होता है, ना तो बहुत कम ना बहुत ज्यादा। ये जब लगभग गैप होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। अच्छा ऊपर कौन सा बैंड होता है? 15-20 बार बोलो। कंडक्शन बैंड। बार बार बोलो, कंडक्शन बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री या बाउंडेड? फ्री। बार बार बोलोगे दिमाग में फीड होगा। वैलेंस में कौन से? लूजली बाउंडेड। या लूजली शब्द क्यों चिपका रहे हो?
यार बंसल सर ने बताया मुझे, सुबह पूछा मैंने उनसे कि सर इनर जो ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो टाइटली बाउंड होते हैं, जैसे जैसे अपन बाहर जाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का बाउंडिंग कम होता जाता है और उनको फ्री करना भी आसान होता है। पता है तुम्हें? देखो उनको भी पता है कौन ज्यादा बाउंड होते हैं लूजली, बाहर वाले या अंदर वाले? अंदर वाले लूजली बाउंड होते हैं। हीरे हीरे कोहिनूर हैं हमारे। एग्जाम्पल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन के लिए ये गैप आपको याद होना चाहिए, जर्मेनियम के लिए आपको गैप याद होना चाहिए। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के लिए याद होना चाहिए। सिलिकॉन के लिए होता है, किसी को याद हो तो 1.1, जर्मेनियम के लिए 0.6। तीनों चित्र बना लीजिए और यही याद करने की कोशिश करिए। समझ में आएगा ना तो आपको परफेक्ट याद भी होगा कि अच्छा हाँ दो बैंड हैं, इंसुलेटर में वो बैंड ज्यादा होता है गैप। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा होता है। डायमंड कार्बन, कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सिलिकॉन जर्मेनियम का याद होना चाहिए, पूछा जाता है। जर्मेनियम का 0.7 और सिलिकॉन का 0.3। उल्टा बोल दिया, सही है। 0.7 और 1.1। क्या ये वाली चीज समझ में आ गई सभी को? चलो आगे बढ़ो। नीचे लिखें नॉलेज बूस्टर। जल्दी आओ जल्दी आओ। यहीं पूरा याद करके जाएंगे भाई अच्छे से। PT3 के सिलेबस में कुछ बच रहा है क्या? फिजिक्स में, फिजिक्स में PT3 में, PT3 पूरा है। PT4 का कुछ बच रहा है क्या? PT4 में क्या आ रहा है? पता ही नहीं। थर्मो आ रहा है PT4 में, और फ्लूइड, SHM वेव, इन चारों में से कुछ बच रहा है क्या? PT4 तक अपन फ्री है। 5 भी फ्री है क्या? 5 में क्या आ रहा है? ऑप्टिक्स मॉडर्न, तब तक तो हो ही जाएगा क्या? PT5 कब है भैया? 24 मार्च तक तो हो ही जाएगा अपने साथ। ऐसे खिलखिलाता रहना जरूरी है, नहीं तो दिन भर ये सोचते रहते हो कब होगा कब होगा। चलो क्या ये बात क्लियर है सभी को? तो बताओ, मेटल्स में ओवरलैप करता है, इंसुलेटर में गैप बहुत ज्यादा होता है, सेमीकंडक्टर में मॉडरेट होता है। चलिए अब लिखिए नॉलेज बूस्टर, 3 हिस्से कर लीजिए। मेटल्स, इस वाली स्लाइड से सवाल आना ही आना है, इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा। इस स्लाइड से सवाल बहुत सारे बनते हैं। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं मेटल्स में। मेटल्स होते कौन है? सबसे बेसिक परिभाषा, abundance of free electrons, abundance of free electrons, free electrons की संख्या बहुत ज्यादा, कंडक्टिविटी वेरी हाई, कंडक्टिविटी वेरी हाई, रेजिस्टिविटी, बट स्वाभाविक है रेजिस्टिविटी बहुत कम। उल्टा चलते हैं दोनों, अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टिविटी बहुत कम। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेटल्स के लिए, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब यहां पूरा फोकस कर लेना, 5 बार 7 बार एकदम बढ़िया आ जाए तब मजा है। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू
पॉजिटिव होती है। अभी अल्फा है कौन सा अल्फा? ये है साहब करंट इलेक्ट्रिसिटी का अल्फा। अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, बोले तो करंट कम होती है फॉर मेटल्स। ये भैया कितनी बारी पूछा गया है। मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। अल्फा कौन होता है? याद करिए, टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस मेटल का बढ़ता है, करंट कम होती है। फॉर्मूला याद करिए, परवेश ने सिखाया था, आर टी बराबर आर नॉट 1+α∆t। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। मेटल्स के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? अब इसके साथ एक और एक्सप्लेनेशन है, वो भी देखिए, वो भी बहुत मजेदार है। अब आप एक एक्सप्लेनेशन और देखिए, सभी लोग बोर्ड पे देखना और अच्छे से समझो, नहीं आए मुझे पूछना। मैं जानता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, तो बताइए जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स हैं वो बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ेंगे। अगर नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, दो टक्कर के बीच में आराम करने का समय। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है E/m/टाउ। सोच, टाउ कम होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगा तो आई बराबर होता है NaEVd। सोच, अगर Vd कम हो रहा है तो आई भी कम होगा। और वास्तव में आप देख लो, ऊपर लिखा है टेम्परेचर बढ़ने पर आई कम। तो भाई ये मस्त असर्शन रीजन के सवाल बनते हैं यहाँ से। आपको फ्लो पता होगा तो मजा आएगा। बिंदास बताओ, तापमान बढ़ा रहे हैं तो टकराने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ रहे हैं तो दो टक्कर के बीच का आराम करने का समय कम हो रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी तो करंट भी। तो याद रखिए, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। पांचवी बार, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो करंट कम होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। क्या बात क्लियर है? मेटल के एग्जाम्पल, वो मेटल देगा ही नहीं ना, वो बोल देगा कॉपर है, तो तुझे कॉपर बोलती मेटल समझ में आना चाहिए। वो बोल देगा प्लेटिनम है, तो तुझे समझ में आना चाहिए। देख लो भाइयों, सबसे खासम खास बात है मेटल्स के लिए। कोई बात नहीं आ रही हो तो पूछ लेना, यहाँ से भयंकर सवाल बनते हैं। चैप्टर ही थ्योरेटिकल है, मैं उसको 5 बार समझा सकता हूँ, उसके एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, पर जो बात ध्यान रखने की है वो तो ध्यान रखनी ही पड़ेगी। चैप्टर का स्वभाव बायो से मिलता जुलता है। समझा सकता हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा सारे, पर अल्टीमेटली ये बातें सब रिजल्ट की तरह ध्यान रखने की हैं। बोलिए, क्लियर है? बहुत आसान चैप्टर है, मतलब आप 6 दिन आ जाओ ईमानदारी से, 6 दिन के बाद आपको लगेगा सर सारे सवाल करा दिए आपने, जितने नीट के ईएलपी के सब तैयार हो जाएंगे। पूरा एकदम सिस्टमेटिक ईएलपी बनी हुई है, पूरा पूरा अपन क्लास में भी लिख रहे हैं, साथ साथ लेके चल रहे हैं, अच्छा तैयार हो जाएगा। बोलो एक बार सब चिल्ला लो, थोड़ी नींद खोल लो। मेटल्स के लिए अल्फा, मेटल्स के लिए अल्फा, कम ऑन बॉयज, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट कम होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में वेरी फ्यू, वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वेरी फ्यू मतलब समझ गए? बहुत कम, नहीं के बराबर, ऑलमोस्ट जीरो, वेरी फ्यू। और जरा सोचिए, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी, वेरी लो। कंडक्टिविटी तो होती कहाँ है?
रेजिस्टिविटी वेरी हाई। सोचिए आप बिल्कुल ऐसे क्या रटते हो, इंसुलेटर में ऐसे थोड़ी याद होता है, तो साथ में वो चलता है दिमाग में। अच्छा इंसुलेटर है, हाँ यार इंसुलेटर में तो करंट फ्लो नहीं होती, करंट फ्लो नहीं होती तो कंडक्टिविटी तो कहाँ से होगी भाई। तुम तो सीधा रटते हो, इंसुलेटर कंडक्टिविटी, जय माता दी कंडक्टिविटी, ऐसे थोड़ा याद किया जाता है यार, उसका थोड़ा सा दिमाग भी तो डाला जाता है। आप तो यूं खटाखट बस रटने चालू कर देते हो, थोड़ा सा उसके साथ दिमाग भी तो जोड़ो। अच्छा इंसुलेटर है, हाँ यार इंसुलेटर का मतलब है उसमें करंट फ्लो ही नहीं होती, जब करंट फ्लो ही नहीं होती तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही नहीं, तो कंडक्टिविटी तो बहुत कम होगी ना, कंडक्टिविटी बहुत कम, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा। इसका एग्जांपल बताइए, रबड़, प्लास्टिक, वुड। इसके लिए वैसे तो अल्फा परिभाषित नहीं होता, पर फिर भी कोई बोल दे तो आप हमको ध्यान होना चाहिए, इंसुलेटर के लिए अल्फा की वैल्यू, इंसुलेटर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव। इस स्लाइड से खूब प्रश्न बनते हैं, इसलिए स्लाइड एकदम मुख जमानी समझ में आनी चाहिए। अब मेन प्लेयर आता है सेमीकंडक्टर। दिस इज द सैंडविच बिटवीन इंसुलेटर एंड मेटल्स। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा, इंसुलेटर में बहुत कम, इसमें मॉडरेट मॉडरेट, इसकी कंडक्टिविटी भी मॉडरेट, रेजिस्टिविटी भी मॉडरेट। सेमीकंडक्टर जैसे आलू दो ब्रेड के बीच में क्या है, सैंडविच है, बीच में फंसा हुआ है, उसी तरह से सेमीकंडक्टर लाई इन बिटवीन मेटल्स एंड इंसुलेटर। आप खुद देख लो ना, फॉरवर्ड एनर्जी गैप में भी तो वैसा ही है, 6 बहुत ज्यादा है, 0 सबसे कम है, 0 और 3 के बीच में देख लो, 0 और 3 के बीच में। तो एक दिमाग में रफ एक मोटा मोटा आइडिया, सेमीकंडक्टर मतलब मेटल्स की से कंडक्टिविटी कम, बस इंसुलेटर से ज्यादा, बीच में है। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं ना, दिमाग में सेट होते जाते हैं, तो ओवरऑल कहानी का फील आने लग जाता है कि अच्छा ये बीच में लाई कर रहा है, हाँ बीच में ही तो है, देख इसका गैप है 3 से ज्यादा, इसका है 0, और इसका 0 और 3 के बीच बीच में। क्या बात क्लियर है? ठीक है साहब। तो मॉडरेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मॉडरेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टिविटी भी मॉडरेट, रेजिस्टिविटी भी मॉडरेट। अब मजे की बात है, एग्जांपल बताइए। वो सेमीकंडक्टर बोलेगा ही नहीं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, इनके गैप भी याद करिए, 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। जर्मेनियम का, सिलिकॉन का पूछा जाता है, एनसीईआरटी में है, 4-5 बार लिखेंगे तो डर हट जाएगा। अब मजे की बात आएगी, इसमें समझने का है खेल। अब है खेला, खेला होवे। इसका अल्फा होता है नेगेटिव। अब भाइयों अच्छे से समझना, अल्फा पॉजिटिव का क्या मतलब था, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट, बट ऑब्वियसली उल्टा चलेगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होगा और करंट बढ़ेगा। एक बार करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसका ग्राफ भी दे रखा है, सेमीकंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है वो तापमान के साथ कम होती है, रजिस्टिविटी कम होगी तभी तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, अल्फा नेगेटिव।
एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। अब ये तो है पहला थॉट। अब आप दूसरा थॉट देखिए, वहां से तगड़े क्वेश्चन बनते हैं। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, बच्चों बोर्ड पे ध्यान से देखना और समझना क्यों। टेम्परेचर बढ़ाया तो बताओ नंबर ऑफ कॉलिजन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन बढ़ेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई ई अपॉन एम इंटू टाउ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दोनों के लिए आपने सेम लिख दिया, वहां भी सेम है यहां भी सेम है, सेम ही तो होगा। फ्री इलेक्ट्रॉन को क्या पता कि वो मेटल के अंदर है या सेमीकंडक्टर के अंदर है। आपको लग रहा है कि हम मेटल पढ़ रहे हैं, हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, जरा फ्री इलेक्ट्रॉन से भी तो पूछो। फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस के अंदर है, उसको क्या ही मतलब है कि मैं सेमीकंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन हूं या मेटल का फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन ही है। तो देख लीजिए, बिल्कुल व्यवहार वैसा ही है, दो बार आए हुए एम्स में, सेम व्यवहार चलता है जैसा मेटल के अंदर है। तो फिर तो यहां भी तो फिर पंगा हो जाएगा। आई बराबर एन वी डी, अगर वीडी कम होगा, अगर वीडी कम होगा तो करंट तो कम होनी चाहिए। अब यहां खेला होवे, क्या खेला होवे, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पर भाई साहब ये जो एन होता है ये भयंकर बढ़ता है, बढ़ता नहीं है, भयंकर बढ़ता है एक्सपोनेंशियली। जबकि मेटल में इस एन की वैल्यू कांस्टेंट रहती थी, तो ड्रिफ्ट के कम होने से करंट कम हो गई। बच्चे ड्रिफ्ट तो यहां भी कम हो रही है, समझो, ड्रिफ्ट कम हो गई, 10 रुपए से कम हो गई, पर एन 100 गुना बढ़ गया। तो बताओ क्या हुआ, ओवरऑल तो करंट बढ़ी गई ना। क्या बात समझ में आ रही है। सेमीकंडक्टर में एन टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। पेज नंबर 3 पे देखिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, पेज नंबर 3 पे एक डरावना फॉर्मूला दिया हुआ है, देखो आप, एन बराबर ए टी की पावर 3/2 ई की ई जी अपॉन 3 के टी, देखो मिला पेज नंबर 3 पर। वहां ब्रैकेट में लिख दो, रटना नहीं है, कोई इस पे न्यूमेरिकल नहीं है। तो सर आपने फिर क्यों लिखा, केवल ये इसलिए कि कभी नींद नहीं आ रही, बेचैनी हो रही है। आप ऐसे फॉर्मूले देख लीजिए, मस्त चक नींद आ जाती है। तो ये हम ऐसे ऐसे 8-10 फॉर्मूले लिख के, बच्चा मैं बोलता है कभी रात को, अरे सर परेशान हो रहा हूँ, 10 फॉर्मूले भेज देता हूँ उसको तुरंत है, बेटा ये पढ़ समझ इसको, 12-13 मिनट में इतनी बढ़िया नींद आ जाती है, इसको समझ में नहीं आता। तो इसलिए फॉर्मूले ब्रैकेट में लिख दीजिए, रटना नहीं है, एक सवाल नहीं है इस पर, एक भी। पर इसे अब ये बताना चाहता है कि तापमान बढ़ाने के साथ साथ एन क्या होता है, बढ़ता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। क्या बात क्लियर हुई। इसका अल्फा नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो बताइए, टेम्परेचर बढ़ने से एन बढ़ जाता है, इसलिए करंट बढ़ जाती है। अच्छे से जमा के लिख लीजिए, इस स्लाइड से खूब प्रश्न बनते हैं, खूब प्रश्न बनते हैं। हाँ पहले ये वाला लिख लीजिए, फिर जूम आउट कर दूंगा। अब आप पेज नंबर 2 पे आइए, ऊपर देखो 3 डायग्राम, तीनों मैंने समझा दिए हैं, और तीनों के जो नीचे नीचे लिखा हुआ है वो भी समझा दिया है, देखो आप। इस वाले स्लाइड से सवाल आएगा 2024 में, देख लीजिए आप, ये पूरी स्लाइड मुख जबानी याद होनी चाहिए। मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर दोनों के लिए अल्फा नेगेटिव। अल्फा नेगेटिव का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, कम होता है। बताओ, अब तैयारी सवाल की होगी। सवाल नंबर पहले करिए 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। सवाल नंबर 4, 3, 2, 1। सवाल नंबर 4, 3,
2 1। सवाल नंबर 4 में आइए। लिखना कुछ भी नहीं है, ईएलपी में सॉल्व करते चलें, ईएलपी में सॉल्व करते चलें, जब लिखना होगा मैं बता दूंगा। 4 आंसर मैच करते चले, बताएं। अब बताओ सबसे ज्यादा किसके लिए होता है? कार्बन। ये याद होना चाहिए, एनसीईआरटी का प्रश्न वहां लिख लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, पेपर में आया हुआ है, एनसीईआरटी से लिया है मैंने सवाल ये। अब बताओ कार्बन का कितना, एक बार और लिख लो वहां, ईजी का मतलब है फॉरबिडन एनर्जी गैप। अब बताओ कार्बन के लिए 6। क्यों सर 6 कैसे? अरे डायमंड। सिलिकॉन के लिए बताओ 1.1। एक बार और लिख लो, कोई शर्म नहीं है, सरकारी मेडिकल कॉलेज 0.7। शर्म काहे की, लिखा हो रहेगा, अपने खुद के लिए कर रहे हैं, हमसे लिखा नहीं जाता सर। आप पता नहीं घिसते ही रहते हो, घिसते ही रहते हो, घिसते ही रहते हो। हम देखकर ही खुश होते रहते हैं, हमारा मास्टर मेहनती है, इसमें भी खुशी मिलती है। यार ये लापरवाही नहीं करते, अलग अलग तरह के खुशी के लेवल होते हैं। तो कार्बन, कार्बन का गैप सबसे ज्यादा, उसके बाद सिलिकॉन और फिर जर्मेनियम। कौन सा आंसर आएगा? थर्ड। पीछे आंसर मिलाते जाना, करेक्शन हो तो बताइएगा। आंसर थर्ड। अब क्या हुआ, ये सवाल क्यों मैंने पता डाला कि यार इस बहाने आपको वैल्यूज का आइडिया लगेगा कि मुझे वैल्यूज याद करनी है। अगर प्रश्न नहीं होते तो आप वैल्यूज को इतना लाइटली लेते, अब प्रश्न आ गया तब आपको पता चल गया, अरे यार वैल्यूज को याद करना जरूरी है। चलिए सवाल नंबर 3 पे आइए, सवाल नंबर 3 पे आइए, नीट 2020। बताइए अल्फा नेगेटिव किस किस का? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। नीट 2020 दोनों के लिए अल्फा नेगेटिव होता है, दोनों के लिए अल्फा नेगेटिव होता है। टिक लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए। सवाल नंबर 2 बेहतरीन है, 2 से 3 बार आप पढ़िए फिर मैं बताऊंगा। पेन उसी में चलाइए, ईएलपी में ही, कॉपी की जरूरत ही नहीं है। 2 3 बार पढ़िए, एक बार में हवा नहीं लगेगी, परीक्षा का सवाल है, एक बार में हवा नहीं लगेगी। आराम से लिख लीजिए। डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज या इंक्रीज, पता नहीं, देखो समझो आराम से। कितना मस्त सवाल है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज में फंसा रहा है, वो दबाव बना रहा है। सेमीकंडक्टर को हीट किया, तसल्ली से बताओ, सेमीकंडक्टर को हीट किया, इसके पास लिखूंगा, इसको हीट किया, इसका मतलब इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस। मैंने तुरंत डिक्रीजेस आंसर टिक कर दिया। अरे भाई इसकी तो बात ही नहीं कर रही है, वो तो इसकी बात कर रहा है। अब सुनना, वो चाहता है करंट कांस्टेंट, सर्किट की करंट कांस्टेंट रहे, मतलब सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा तभी तो करंट वही रहेगी। जबकि तापमान बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस तो कम हो रहा है, तो हमें हमें इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो करंट कांस्टेंट बनी रहेगी। दिमाग लगाओ, हमें इस वेरिएशंस को बढ़ाना पड़ेगा। आराम से करो, 2 बार और सोचो। आप सही सोच रहे थे डिक्रीज होगा,
पर डिक्रीज तो सेमीकंडक्टर का हो रहा है। कितना अच्छा लिखा है देखो आपने सर, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस बट वी हैव टू मेंटेन द करंट कांस्टेंट। तो अगर करंट कांस्टेंट को रखना है तो रेजिस्टेंस को भी कांस्टेंट रखना, इसका तो कम हो गया तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। सोच लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या बात समझ में आई? सेमीकंडक्टर का कम हो रहा है, हाँ कम हो रहा है, परंतु वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ाना ताकि सर्किट की करंट कांस्टेंट हो जाए। करंट कांस्टेंट के लिए रेजिस्टेंस को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। बोलिए, वही करते जाइए, ईएलपी में एकदम लाल पीली भर दीजिएगा, नई और फिर नई दिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको पूरा खराब कर लीजिए, पूरा होने के बाद एक नई और दिलवा दूंगा, खुश करके भेजूंगा एकदम बढ़िया, बिल्कुल मत परेशान होइए। इसको लाल पीला जितना कर सकते हैं चमाचम कर दीजिए। पहला सवाल, पहला सवाल, अब देखो इसने मेटल नहीं लिखा, अब तेरी बत्ती जलनी चाहिए। प्लेटिनम मेटल होता है, प्लेटिनम मेटल होता है, और हीट करेंगे तो इसका अल्फा पॉजिटिव, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा। जबकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर का अल्फा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस कम होगा। बोलिए, नींद की झपकियां नहीं लें। चलिए बोलिए, बात समझ में आई? तो दो तीन बार रिकॉल कर लीजिए। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव, सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव, और सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर अल्फा नेगेटिव। सबसे पंच लाइन ये निकल कर आई है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस कम होता है, करंट दिमाग में बैठा लीजिए। बोलिए, क्लियर है? चलो आगे आओ, लिखो नॉलेज बूस्टर, नॉलेज बूस्टर। नॉलेज बूस्टर, आप ध्यान से देखें, आपने लिख लिया सेमीकंडक्टर का, हाँ बातचीत मत कर, सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव 7-8 बार लिख लिया शायद मैंने, 8-10 बार बोल दिया, याद हो जाना चाहिए। सेमी का अल्फा नेगेटिव, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा आता है। ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी से लिया है। ऐसा ग्राफ रीड करें, ऊपर की वैल्यू पढ़ें, दोनों को रिलेट करें, मन खुश करते हुए पढ़िए, बढ़िया सोच रखिए कि यार मेहनत करेंगे, यहां से तो आगे ही जाएंगे। कितना होगा, सिलेक्शन क्या है, नंबर क्या है, क्राइटेरिया क्या है, लास्ट ईयर क्या रैंक गई थी, कट ऑफ कितना गया था अपने मेडिकल कॉलेज का, गवर्नमेंट का, अपनी स्टेट का, इन बातों के सोचने से कभी कुछ नहीं होता। केवल आप ईमानदारी से अपना 100% दीजिए, बस यही हमारे हाथ में है यार। मैं यही चर्चा करता हूँ, राजस्थान का गवर्नमेंट कट ऑफ लास्ट में जनरल कैटेगरी में 640 पे गया, ओबीसी में कितना गया, एसटी में कितना गया। सर मैं कितना पढ़ूं कि 590 आ जाएं? ऐसा थोड़ी ना संभव है यार। क्या आप उतना सेमीकंडक्टर पढ़ा दो कि 628 पे काम आ जाए? ऐसे कैसे संभव है? आप भी समझो, आप भी हंस रहे हो कि सर इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछते हो कि सर क्या क्या पढ़े ताकि मेरे मणिपुर में तो 608 पे ही मिल जाता है, तो 608 के लिए तैयारी बता दो। संभव है क्या 608 की तैयारी करना यार? चैप्टर या तो आएगा या नहीं आएगा। तो आप भी एकदम खुला मन रखिए ना कि अपन को तो पूरा ईमानदारी से पढ़ना है यार, जहां डेस्टिनी ले जाएगी जाएंगे ना यार। आप तो अपनी ईमानदारी रखो ना कि अपन तो पूरा ईमानदारी से एफर्ट लगा रहे हैं, और जहां भी आज खड़े हैं उससे आगे ही जाएंगे, पीछे आने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयां पढ़ना, नुकसान तो होता ही नहीं, एलोपैथी है ही नहीं, नुकसान है ही नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप दादी से पूछ लो, बड़े कोई ताऊ जी से, ताई जी से, जो आप जिनको मानते हो, बुआ से, कि
कि मैं ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, रोज पढ़ता हूँ, रोज मेहनत करता हूँ, क्या मेरे साथ बुरा होगा? उत्तर आएगा नहीं होगा। उन दादी को नीट की फुल फॉर्म नहीं पता, वो जानती नहीं नीट क्या होता है, पर आप पूछ लेना कि मैं तो ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, खूब मेहनत कर रहा हूँ, क्या भविष्य में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा? पक्का कि बेटा आगे ही निकलेगा, पीछे का तो कोई मतलब ही। तो जब इतना प्रूवन है बात, तो फिर आप क्यों परेशान होते हो यार? आप तो अपना मस्ती से पढ़ो ना पूरा, ताकि बाद में ये तो नहीं रहे अरे यार मैं पढ़ा ही नहीं। लड़ा तो ईमानदारी से था, वो तो ईमानदारी रही है ना, तब मजा आया। ईमानदारी की बात है, हम भी तो ईमानदारी रख रहे यार, जितना मस्ती से बेसिक मैथ पढ़ा है उतनी ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि कम मन से पढ़ा रहे हो, अब खत्म करने का है, अब तो खत्म करो यार, नए साल के नए उसमें सेशन पे ध्यान देंगे, उतना ही मन से पढ़ा रहे। हमें पता है ना यार कि अच्छी तरीके से डिलीवर करेंगे तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। तो सारा खेल डिलीवरी का है, आप भी उसी तरह से पढ़ाई की डिलीवरी करिए, बढ़िया काम। सेमीकंडक्टर का अल्फा नेगेटिव, तो बताइए टेम्परेचर बढ़ने से रो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्या ये बात क्लियर है? कंडक्टिविटी से लिया गया है। जबकि मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम का अगर आप ग्राफ देखें, ये सब मैं एनसीईआरटी से ले रहा हूं, नाइक्रोम का ग्राफ ऐसा आता है सीधा, देखो आप बढ़ता जा रहा है खटाखट खटाखट, टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, जबकि सेमीकंडक्टर का कम हो रहा है। उल्टा ही चलेगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कॉपर के लिए भी, कॉपर का ग्राफ तो अपने आप में एक प्रश्न है पेपर का, इस तरह से बढ़ता है। छोटे रेंज के लिए लीनियर रहता है, पर ज्यादा रेंज के लिए और तेज गति से बढ़ता है। अब सवाल नंबर 5वां देखिए, कौन सा जाएगा? मोर एप्रोप्रिएट, मोर एप्रोप्रिएट कह रहा हूं, सही तो नहीं है, पर एप्रोप्रिएट कौन सा है वो देखिए 5वें। मोर एप्रोप्रिएट 5 में बताइए कौन सा आंसर जाएगा? सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट दिए गए ऑप्शन में से सही भी छांटना होता है, कभी कभी हमारे टीचर कहते हैं कि मोर एप्रोप्रिएट छांटो, कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा बताओ? फर्स्ट जाएगा। सेमीकंडक्टर में तो कम ही होता है एक्सपोनेंशियली, वो तो बात तय है। तो सेमीकंडक्टर में एक्सपोनेंशियली कम होता है, तो कौन सा आंसर आ गया? सेमीकंडक्टर में एक्सपोनेंशियल कम होता है, तो देखो इंक्रीज तो हो नहीं सकता, तो 3 और 4 तो कट गए, डिक्रीज होता है, पर डिक्रीज लीनियर नहीं होता, कैसे होता है? एक्सपोनेंशियल। बोलो क्लियर है? अब बताओ पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, क्या पूरे चकाचक तैयार हैं क्या? 2 मिनट का रिलैक्स करो, नींद आ रही है आंख धो के आ जाओ, मुंह धो के आ जाओ, फिर वापस पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 पढ़ते हैं। एकदम ही शानदार तैयार होना चाहिए। आइए फिर से कहानी सुनते हैं, बोलिए कहानी क्या है? कि जब आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे होते हैं, आओ सुनो, जब आइसोलेटेड एटम्स होते हैं तो बताओ क्या होते हैं? डिस्क्रीट एंड डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। मेरे बच्चों, जब आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं तो एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं? डिस्क्रीट एंड डेफिनेट। और अगला वाक्य समझ में आए तो साथ दीजिएगा, जब सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है, जब सॉलिड का निर्माण हो रहा होता है तो ये एटम्स क्या होते हैं? पास पास में आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का दूसरे नेबरहुड न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन के कारण वो एनर्जी लेवल्स अब डेफिनेट नहीं रहते, वो स्प्लिट हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है एनर्जी बैंड। अंदर वाले कम स्प्लिट होते हैं, बाहर वाले ज्यादा स्प्लिट होते हैं, और जो बाहर वाला वैलेंस होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, एक वैलेंस बैंड और एक, बच्चों कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि वैलेंस बैंड में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और दोनों के जो बीच का गैप होता है, दोनों के जो बीच का गैप होता है उसे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। डायमंड के लिए वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सिलिकॉन के लिए 1.1 होता है, और जर्मेनियम के लिए, मेरे बच्चों जर्मेनियम के लिए वो 0.7 होता है। ये तीनों चित्र अपन को पता होने चाहिए। 3 से ज्यादा इंसुलेटर, ओवरलैप मेटल, 3 से कम सेमीकंडक्टर। ये वाली पूरी टेबल सबसे शानदार है, इसका अल्फा पॉजिटिव, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर अल्फा नेगेटिव, बहुत शानदार टेबल है। फिर हमने आगे आया, ये चित्र देखे,
ये चित्र देखिए, ये भी बना हुआ आपके ये पेज नंबर 2 पे देखिए। चित्र इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको दिमाग में बात सेट हो। हाथ से भी बनाया, ये देखिए आप, ये देखिए हाथ से भी ड्रॉ किया। सर सिर्फ पीपीटी ना, सिर्फ पीपीटी नहीं, हाथ से भी ड्रॉ किया है सारा। ओके सर, आपने वो सेंटेंस हटा रहे हो, नहीं तो सिर्फ पीपीटी से पढ़ा दिया ना, ना सब लिखा है। पीपीटी भी दिखाई है, भी वाला शब्द आ रहा है उससे, ये तो हाथ वाला है। क्या वो वाला सेंटेंस डिलीट हो जाए नहीं। ये देखिए, ये नीचे वैलेंस से ऊपर कंडक्शन है, गैप बताइए। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, एम्प्टी, क्योंकि इतना गैप को जंप लगा नहीं सकता रूम टेम्परेचर पर। इंसुलेटर के लिए अल्फा नेगेटिव, डायमंड के लिए गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस अल्फा नेगेटिव। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर गैप 3 से कम, सिलिकॉन के लिए 1.1, जर्मेनियम के लिए अल्फा, सब लिखा हुआ देख लो आप टकाटक। मेटल्स के लिए ओवरलैप, मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। बोलिए, और उसके बाद 5 सवाल। क्या बिल्कुल पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 तैयार है? घर जाके आप इसको 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, और अपने 2 दोस्त को और समझा दो, उसका भी सेमीकंडक्टर ऐसा तैयार करवाओ कि उसके भी 3 सवाल तैयार होने चाहिए। ऐसी मत सोच रखो इसको सिखा दूंगा तो ये आगे निकल जाएगा, ये सीट लेगा, इस सोच से आगे नहीं बढ़ा जाता। ऐसा तैयार करो, ऐसा आपको आती है फिजिक्स तो 4 और सिखाओ बातें। यार अपन को सबको आगे लेके चलना है, इस थॉट प्रोसेस से कभी काम नहीं चलता। मैं इसको सिखा दूंगा तो यार इसके नंबर आ जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसलिए जितना अपन डिस्कशन करते हैं उतना अपन आगे जाते हैं। ये वाली सोच नहीं होती कि इसकी कॉपी लेके फाड़ दूं, पढ़ेगा ही कहाँ से, है ना। ये छोटे 5वीं 6ठी में ऐसी होती कि कॉपी चुरा ली एग्जाम से 2 दिन पहले, ले अब पढ़, अब पढ़। तो ऐसे थॉट प्रोसेस वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। थॉट बहुत अच्छा रखिए, अच्छी सोच रखिए। अच्छी सोच रखोगे ना, मतलब यूं ए ग्रेड काम चलेगा। आइए अब बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हेडिंग डालिए क्लास नोट्स में। क्लास नोट्स में लिखते जाइए, जो जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना वो क्लास नोट्स में लिखते जाइए। उससे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पेन चलता रहेगा ना तो अलर्टनेस बनी रहती, नींद नहीं आती। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये कहलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, इन्हें बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। इसके एग्जाम्पल कौन है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। लिखते चलो, इधर उधर नहीं देखा देखी, सिर्फ पढ़ाई। अच्छी सोच के यार 2 महीने है, लास्ट फेज है, पूरी जी जान लगा दो बस। कोई दूसरा विचार आता है तो उस ओवर थिंकिंग को बचने का तरीका है नया विचार, पॉजिटिव विचार सोचे। नहीं यार, जो अपने चैप्टर तैयार हैं उनको धीरे धीरे वापस से रिवाइज करते हैं, वहां से कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बचे हुए चैप्टर भी तैयार हो जाएंगे। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन का नंबर बताइए 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। बताइए वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब इसका मैं फोटो बना रहा हूं, देखिए सिलिकॉन, सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 1, 2, 3, 4, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन। भाई ने क्या किया, बाजू वाले 4 सिलिकॉन को और पकड़ लिया, आजा बॉन्ड बॉन्ड खेलते हैं, आजा बॉन्ड बॉन्ड खेलते हैं। ये देखो, ये शेयरिंग कर ली, इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। सर फायदा क्या हुआ गुप्ता जी, फायदा क्या हुआ गुप्ता जी? देखो अब इसके ऑक्टेट पूरा हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में अधिकार खुद का भी है, उतना ही अधिकार दूसरे वाले का भी है। देखो भाई का तो ऑक्टेट पूरा, खुद के 4, बाजू वाले 4 से क्या कर लिया, ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये भाई साहब लैटिस की स्थिति है, ऑक्टेट पूरा बना लीजिए।
मुझे बताइए, अगर मैं 0 केल्विन की बात करूं, बहुत बढ़िया सवाल है, सुनना। 0 केल्विन पर क्या कोई बॉन्ड टूटेगा क्या? क्यों? क्योंकि देखिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। जब आपने तापमान ही 0 कर दिया तो 3/K2 से ऊर्जा तो 0 हो जाएगी। तो कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में कूदेगा कैसे? भाई मैं कूद रहा हूं, तो कूदने के लिए तो ऊर्जा चाहिए ना भाई। 0 केल्विन पे तो आपने सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन ही फ्रीज कर दिया। फ्रीज कर दिया ना, तापमान 0 है, तो उनके पास तो कोई थर्मल एनर्जी ही, और जब थर्मल एनर्जी नहीं है तो क्या वो कूद पाएंगे क्या? सोचो, कूद नहीं पाएंगे। तो बढ़िया जवाब देना, 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड कैसा दिखेगा? सच बताना, कंडक्शन बैंड कैसे दिखेगा? सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, कैसा दिखेगा? एम्प्टी। क्यों? 3-4 बार खुद बोलो, क्यों दिखेगा, कारण बताओ ना। क्योंकि सब अपने 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा कर रखा है, तापमान 0 केल्विन है, कोई ऊर्जा ही नहीं है जिस ऊर्जा के कारण वो बॉन्ड को तोड़े, और तोड़कर कहां जाए? कंडक्शन बैंड में। तो 0 केल्विन पे सभी इलेक्ट्रॉन का मोशन फ्रीज हो चुका है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। इसलिए कहा जाता है, ऑल सेमीकंडक्टर all semiconductor behave as a insulator at 0 Kelvin. Behave as a insulator at 0 Kelvin. कारण बता दीजिए तो मन खुश हो जाए। कारण बता दीजिए तो मन खुश हो जाए। 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन का मोशन फ्रीज हो चुका है। किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड में जंप लगा के पहुंच सके। कंडक्शन बैंड खाली है। ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन। कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। अरे बोलो। तो सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं, उनके पास कोई थर्मल ऊर्जा नहीं है, और अगर ऊर्जा ही नहीं है तो कूदेगा कहां से? कूदेगा ही नहीं तो कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा ही नहीं, और कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा ही नहीं तो करंट को कैसे फ्लो कराएगा? क्योंकि करंट कौन फ्लो कराता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ऑल सेमीकंडक्टर, अरे आ जाओ, मिल जाओ। ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पर सभी सेमीकंडक्टर ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो इंसुलेटर हैं, मानो इंसुलेटर हैं। ये देखिए आप, ये देखिए क्या मस्त चित्र है। 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के, 1, 2, 3, 4, 4 इसके खुद के, 4 इसने बाजू वाले के साथ क्या बना लिए? कोवेलेंट। गिन लो क्या हो गया? ऑक्टेट पूरा। डन डना डन डन, ऑक्टेट पूरा। ये देखिए चित्र, ऑपरेटर वाले भैया ने क्या चित्र बनाया, आप देखो आप खूबसूरती से। कंडक्शन बैंड खाली है, सारे इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड बनाने में व्यस्त हैं। 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड खाली है। क्या है? खाली है। तो ऑल सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन। बोलिए, क्या बात क्लियर हुई है? कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। पेज नंबर 3 पे चित्र बना हुआ है, पेज नंबर 3 पे चित्र बना हुआ है, लेफ्ट वाला चित्र देखिए, वहां लिख लीजिए हिंदी में, और कंडक्शन बैंड एम्प्टी है लिखा हुआ रहेगा तो मस्त रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमने ये पेपर पढ़ा हुआ है। अरे इधर वाले में लिख, लेफ्ट वाले में, वहां कहां लिख रही, राइट में तो भरा हुआ है कंडक्शन बैंड। नींद ले ले फिजा तू पूरी। सर मैं आंखें खोल के नींद लेती हूं। कंडक्शन बैंड खाली है। बोलिए क्लियर है क्या? अब 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 टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, अब कहानी में ट्विस्ट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप सोचो क्या होगा? आप सोचो, तुक्के मारते हैं अपन। टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर पर आ गए या और भी बढ़ा दिया तो क्या होगा?
बॉन्ड टूटेंगे, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, थर्मल ऊर्जा मिलेगी तो बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फ्री होके कहां भागेगा? कंडक्शन बैंड में भाग जाएगा। और अगर वो बॉन्ड तोड़ेगा मेरे बच्चे बॉन्ड को अगर जब तोड़ेगा तो यहां एक जगह खाली हो जाएगी ना भाई, इस जगह को बोलते हैं होल। द वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। फिर सुनिए, एकदम मजबूती वाला शानदार आना चाहिए कि आशीषा टेम्परेचर बढ़ाया, आशीषा टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच के बॉन्ड टूटे। कम ऑन, बॉन्ड बॉन्ड टूटे तो कौन फ्री हुए? अरे कौन फ्री हुआ? वो इलेक्ट्रॉन फ्री होके कहां पहुंच गया? कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। तो यहां क्या बन गया? एक होल। होल हमेशा वैलेंस बैंड में बनता है और फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा कंडक्शन बैंड में होता है। जरा ये चित्र पे गौर फरमाइए, इस चित्र पे गौर फरमाइए, बड़ा जबरदस्त चित्र है ये देखिए। 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर कहां पहुंच गए? और हमारे ऑपरेटर वाले भैया की होशियारी देखिए, एग्जैक्ट 4 ही जगह बनाई है। क्यों 4 ही जगह क्यों बनाई? 4 इलेक्ट्रॉन ही तो कूदे भाई। 4 इलेक्ट्रॉन चले गए स्कूल से तो वहां कितनी वैकेंसी क्रिएट हो गई? 4 ही तो होगी। 4 लोगों ने इस्तीफा दे दिया तो 4 ही तो वैकेंसी होगी। ऐसा नहीं 4 गए 6 वैकेंसी हो जाएगी, ऐसे कैसे संभव है? 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, कहां चले गए? कंडक्शन। कहानी की फील लो, इलेक्ट्रॉन कहां? कूद कर कंडक्शन बैंड में आ गया। तो वहां जगह किसकी खाली हो गई? इलेक्ट्रॉन की। वहां क्या बन गया? देख लो, ये देख, ये देख क्या क्रिएट हो गई यहां? होल वैकेंसी। दिस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। क्या कहानी समझ में आ रही है? अब बताइए, देखिए ये रूम टेम्परेचर पर है, कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड कहां से आ गए इलेक्ट्रॉन? रूम टेम्परेचर पर इतनी ऊर्जा मिल गई कि वो बॉन्ड टूटकर कहां पहुंच गए? तो इसलिए लिखिएगा रूम टेम्परेचर पर। चित्र बना हुआ ये वाला, साइड वाले में लिखा, हाँ इस वाले में ही, हाँ रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड है। और जबकि वैलेंस बैंड पार्शियली क्या हो गया? एम्प्टी, पार्शियली एम्प्टी। ऐसा लिखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। अगर तुम भी साथ दो तो मैं लिख दूं Ne बराबर NH होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन बराबर होती है। क्यों बताओ क्यों? खुद बोलो ना। एक स्कूल से, एक होटल से 18 कर्मचारी छोड़ के चले गए तो उस होटल में कितने लोगों की वैकेंसी आ गई? 18। कितना कठिन प्रश्न का जवाब दे देते हो, देखो आप। 18 लोग छोड़ के चले गए तो 18 ही तो वैकेंसी आ गई। तो जितने लोग छोड़ के गए उतनी ही तो वैकेंसी आएगी। तो इसलिए कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में Ne बराबर NH। Ne फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, NH होल कंसंट्रेशन। बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में, जूते मारेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पाए जाते हैं, देखो ना। और होल्स कहां पाए जाते हैं? सही है, लिख लो Ne बराबर NH, सब लिखा हुआ उसमें, देखते जाओ पढ़ते जाओ। पहला पॉइंट लिखा हुआ देख लो, in intrinsic semiconductor the number of electrons is equal to the number of holes, that is Ne बराबर NH, Ne बराबर NH। और इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं Ni। Ni, I मतलब इंट्रिंसिक, I मतलब इंट्रिंसिक। बताइए, उसका जो अगला पॉइंट है एक्सपोनेंशियल वाला, उसके ब्रैकेट में लिख दो, रटना नहीं है, उसको काट दीजिए। भले ही जानबूझ के लिखा है सिर्फ ये बताने के लिए कि तापमान बढ़ाने पर ये जो डेंसिटी होती है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है? बढ़ जाती है, बस वो बताने के लिए लिखा गया।
बताइए क्या कुछ क्लैरिटी मिल रही है? 0 केल्विन और रूम टेम्परेचर के दोनों चित्र समझ में आ रहे हैं? देखो आजू बाजू बने हुए हैं, बहुत ध्यान से देखना। 0 केल्विन पर कंडक्शन बैंड खाली है, रूम टेम्परेचर पर कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है। नीचे भी दो डायग्राम है, लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 केल्विन पर है, सिलिकॉन अपने सारे बॉन्ड बनाने में व्यस्त है, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। पास वाला रूम टेम्परेचर पर है, कुछ इलेक्ट्रॉन जंप लगा के कहां पहुंच गए? कंडक्शन बैंड में, वहां जगह खाली हो गई। उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को क्या बोलते हैं? बोलिए, क्या बात क्लियर हुई? आइए पहले कुछ सवाल निपटाएं, पन्ना पलटो। प्रॉपर्टीज ऑफ होल बाद में पढ़ेंगे, पन्ना पलटो, सवाल नंबर निपटाओ। छठा सातवां, छठा सातवां। छठा सवाल, हाँ जी। आगे क्या? टिक लगाते चलना, पीछे से आंसर मैच करते चलना, पक्का? रूम टेम्परेचर पर पार्शियली फिल्ड या पार्शियली एम्प्टी? कंडक्शन बैंड तो पार्शियली फिल्ड और वैलेंस बैंड पार्शियली। सातवां, एट एब्सोल्यूट सिलिकॉन एक्ट एज अ इंसुलेटर, सिलिकॉन एक्ट एज अ इंसुलेटर। अब प्रश्न पैदा होता है कि सर बचपन से तो ये सुनते आ रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होती है, अब होल कैसे करंट फ्लो कराता है वो सुनिए, मस्त जग बात है। होता क्या है, यहां होल बन गया, ये होल बन गया। अब इस होल को भरने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा, फिर यहां क्या क्रिएट हो जाएगा? ये तो भर जाएगा। इसको भरने के लिए ये जंप करेगा, इसको भरने के लिए ये जंप करेगा, तो ये जंपिंग शुरू हो जाएगी। और इस जंपिंग होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कूदना पड़ेगा, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो करंट आ जाएगी। इसलिए एक नया शब्द सुनिए, आज तक 11वीं क्लास वाला बच्चा जानता है करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। आज आपको एक नया शब्द सुन के जाना है, सेमीकंडक्टर में दो लोग चार्ज कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड। इलेक्ट्रॉन तो कहां करंट फ्लो करा रहे हैं? कंडक्शन बैंड में। और होल्स, सर ये होल का मूवमेंट कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। होल को मूवमेंट कैसे हो रहा है वो सुनिए, आपको मजा आएगा। ऑडिटोरियम भरा हुआ था सब, लास्ट बेंच पे एक सीट खाली थी, एक बच्चा लेट आया, टॉपर था, टॉप 100 में उसकी रैंक आ रही थी, तो हमने सोचा यार उसको आगे बैठा लेते हैं, कहाँ पीछे भेजेंगे। तो हमने क्या किया, सेकंड लास्ट वाले बच्चे को कहा भैया तू उठ के कहाँ चला जा, पीछे बेंच पे चला जा बेटा प्लीज। तो पीछे चला गया। अब बताओ जो सीट सबसे पीछे खाली थी वो कहाँ आ गई? सेकंड लास्ट पे आ गई। उससे पहले वाले बच्चे को बोला भैया तू पीछे चला जा उठ के यार। अब बताओ वो सीट कहाँ आ गई? आगे आ गई। इमेजिन करके देखिए, क्या 10 मिनट में वो खाली सीट आगे नहीं हो जाएगी? क्या सीट मूव कर रही है क्या? अगर मैं कैमरा केवल सीट पे लगा दूं तो पता क्या होगा, सीट यहां खाली, फिर यहां खाली, फिर यहां खाली, यहां खाली, ऐसा लगेगा सीट मूव कर रही है। पर तुम होशियार हो, सीट मूव नहीं कर रही, बच्चा मूव कर रहा है। 2 मिनट में ही बताओ सीट क्या यहां खाली नहीं हो जाएगी? जबकि सीट का मूवमेंट, तो होल्स का मूवमेंट कैसे हो रहा है? वास्तव में इलेक्ट्रॉन जंप लगा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आया तो वहां जगह खाली छूट गई, फिर वहां जंप लगाने के इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर जगह खाली छूट जाएगी। इस तरह से होल का भी मूवमेंट शुरू हो जाएगा। पर पर्दे के पीछे होल मूव नहीं कर रहा, पर्दे के बीच में तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का ही मूवमेंट हो रहा है। तो अब बताओ कुल कितने
करंट फ्लो कराने के लिए जिम्मेदार दो लोग, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा होल। क्या बात समझ में आ रही है? तो होल भी एक तरह का क्या होता है, चार्ज कैरियर, और होल पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। होल भी एक तरह का क्या होता है? अच्छा, होल कहाँ पाया जाता है, वैलेंस बैंड में या कंडक्शन बैंड में? वैलेंस बैंड। अच्छा, होल की मोबिलिटी कम होगी या ज्यादा? सुनना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में कम होगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल ही फ्री है, जबकि होल्स को भरने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन जंप लगाने हैं, बॉन्डेड। प्लीज ध्यान दो, ध्यान दो। फ्री इलेक्ट्रॉन तो कहां चला गया, कंडक्शन में, वो तो मस्ती से घूम रहा है। होल जगह खाली हुई, कहां खाली हुई, वैलेंस बैंड में। उसको भरने के लिए देख, वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ही तो कूद रहा है, तो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन की तुलना से कम है। अब पढ़ो प्रॉपर्टीज ऑफ होल, मस्त मजा आएगा। सिर्फ लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ होल पढ़िए। सारे आ जाएगी समझ में, एक एक पॉइंट पढ़ो, सब सिस्टमेटिक लिखे हुए हैं। जो नहीं आएगा मैं समझाऊंगा, लास्ट वाला मैं समझाऊंगा बस। बहुत शानदार ईएलपी डिजाइंड है, बिल्कुल क्लास नोट जैसे। बताओ, सारा लास्ट पॉइंट छोड़ देना, बाकी सब आ जाएंगे। ईएलपी कल लेके आना, ईएलपी नंबर 2 1 पढ़ के आना, 6 दिन में तो बढ़िया तैयार कर देंगे अपन इसको, पूरा यहीं करेंगे, घर पे कोई होमवर्क नहीं देंगे इसका। खूब होमवर्क कर लिया साल भर यार, अब लास्ट चैप्टर तो तुम्हें कहना चाहिए, इस चैप्टर के सारे सवाल आप यहीं कराओ, ये भी तो होना चाहिए। सर साल भर हमने एनएलएम, वर्क एनर्जी, सेंटर मास, रोटेशनल सबके होमवर्क किए, लास्ट चैप्टर सब यहीं करवाओ, कोई होमवर्क इसका, ऐसा होना चाहिए, पूरे करा दूंगा यहीं सारे सवाल। घर पे केमिस्ट्री और बायो पढ़िए। चलिए, क्या बात क्लियर हो गई, सारे पॉइंट? लास्ट वाला बताऊं क्या, मास कैसे कम हो गया? एक तो आप ऐसे सोच सकते हो, यार मोबिलिटी कम है तो मास तो उसका ज्यादा होगा, मास नहीं लिखा। यार मास तो कैसे ही होगा, वो तो जगह खाली है ना यार, उसको कौन नापेगा, इसलिए मास नहीं, इफेक्टिव मास अगर बोलना पड़े तो। अब कैसे निकालेंगे वो सोचो, एक फॉर्मूला होता है, परवेश सर ने बताया था वीडी का, ई ई अपॉन एम इंटू टाउ, और ई टाउ बाई एम को बोल देते हैं मोबिलिटी, म्यू, याद करो। तो मोबिलिटी होती है ई ई बाय एम। आप खुद सोचो, मजा आ जाएगा। जिसकी मोबिलिटी कम उसका मास, ये तो पतले मोटे को भी समझ सकते हो, मोटा आदमी कम मोबाइल होगा, कम मूव करता है, एक ही जगह बैठा रहता है। पतले आदमी, चुस्त दुरुस्त आदमी, फटाफट दौड़ते रहते हैं इधर से उधर। जिसका मास कम उसकी मोबिलिटी, होल, होल की मोबिलिटी, होल की मोबिलिटी, इफेक्टिव मास, वही लिखा हुआ देख लो। हाँ? कहां पर? इधर? ठीक, यहां पर कौन सा, जो बच्चा कहेगा वो लिखा जाएगा, सही है, बिल्कुल, कोई टेंशन, वही तो आएगा। अरे यार म्यू ई टाओ भाई है, सही बोल रही है वो। और मैं तो, उम्र बढ़ती जा रही है, कोई अब कम थोड़ी ना हो रही है, बढ़ती जा रही है, भूलने का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। अब इतना वास्तव में याद भी नहीं रहता, सही बात भी है। चलिए, क्या आगे बढ़ें क्या, कल इससे आगे बढ़ेंगे। मैंने इतना आपको पढ़ा दिया है, इतना अपन को एकदम बढ़िया, एकदम 15 मिनट में पढ़कर आना है, सही है। बहुत आसान चैप्टर है, 3 सवाल बोनस है, 3 सवाल बोनस, 6 दिन आना है, अपना हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद। कल अपन मॉडर्न में पढ़ेंगे मैटर वेव्स, 1 घंटे का टॉपिक है, पर न्यूमेरिकल कर लेंगे सारे यहीं। तो कल अपन मैटर वेव्स को पूरा निपटाएंगे। शनिवार तक अपन टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर सब सही रहा तो शनिवार तक अपना पूरा हो जाएगा, बढ़िया, सही है।